हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है आपका यांत्रिकी। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि आपका फर्स्ट जो लेसन है वो ख़त्म हो चुका है और आज से हम सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे आपका यांत्रिकी मैकेनिक्स। वैसे मैकेनिक्स होता क्या है, यांत्रिकी में आप क्या पढ़ेंगे? तो यांत्रिकी में मैं बता देती हूँ कि किसी भी पिंड या वस्तु को आप बल या उसको विस्थापित करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो वो जो अध्ययन है वो आप किसको क्या कहलाता है? आपका यांत्रिकी कहलाता है। अब यांत्रिकी में आते हैं, किसी भी पिंड को आप क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं पिंड या वस्तु को, तो उसमें कुछ ना कुछ गति होती है। यानी आप यांत्रिकी में आप क्या पढ़ेंगे? गति पढ़ेंगे। क्योंकि आप मैकेनिक्स जानते हो, तो मैकेनिक्स में आप जानते हो कि गाड़ियों को बनाना सीखते हैं, मोटर्स वगैरह सब आपके मैकेनिक्स के अंदर आएंगे। तो मैकेनिक्स में ऑफकोर्स एक ही बात होगी कि आप गति के बारे में पढ़ेंगे। अब गति के बारे में पढ़ेंगे तो गति जो होती है इसका अध्ययन क्या करेंगे? आप दो प्रकार से पढ़ेंगे। गति तो वैसे बहुत टाइप्स की होती है, बट यहाँ पर आप अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो जो अध्ययन है वो जो है आपका वो दो प्रकार का होगा। एक होता है आपका शुद्ध गतिकी काइनेमेटिक्स, और एक होता है आपका गति विज्ञान डायनामिक्स। अब जो काइनेमेटिक्स गति आती है, इस काइनेमेटिक्स गति यानी शुद्ध गतिकी में आप क्या करते हैं? वस्तु की गति का विवरण किस प्रकार किया जाए वो पढ़ते हैं। ठीक है, यानी आपकी गति कैसे करेगी, क्या क्या उसके अंदर चाहिए उसको गति करने के लिए, उसके अंदर दूरी विस्थापन वगैरह जो भी आपके डायमेंशंस जो भी आप जहाँ पे आपको गति करवानी है, तो वो सब चीज़ें आप किस में पढ़ते हैं? शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर आते हैं आपके जो गति विज्ञान। इस गति विज्ञान में आप क्या पढ़ेंगे? गति विज्ञान में हम वस्तु की गति का कारण पढ़ते हैं कि वस्तु की जो गति है वो क्यों हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो गति के नियम हैं या उनकी जो समीकरणें हैं वो सारी हम गति विज्ञान यानी डायनामिक्स के अंदर पढ़ेंगे। और जो शुद्ध गति की है काइनेमेटिक्स, इसके अंदर हम ज्यामिति, इसको ज्यामिति गति के नाम से भी जानते हैं कि ज्यामिति जो होती है उसके अंदर आप शुद्ध गति को ही पढ़ते हैं। तो हम इसके अंदर सबसे पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं हम उन डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा है हम इसके दोनों ही पॉइंट्स को पढ़ेंगे, शुद्ध गति की और गति विज्ञान दोनों को ही पढ़ेंगे। आज मैं शुद्ध गति की स्टार्ट करती हूँ। तो आप शुद्ध गतिकी को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ जो डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और जो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन आती है वो है आपकी विरामावस्था एवं गति अवस्था। ऑफकोर्स आप शुद्ध गतिकी पढ़ रहे हो, वस्तु कैसे गति करेगी उसका विवरण कर रहे हैं, तो वस्तु क्या होगी? एक तो विरामावस्था में होगी और एक गति अवस्था में होती है। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है, यानी वस्तु क्या होगी? एक जगह पर स्थिर रहती है, वो आपकी उसकी जो स्थितियाँ हैं वो चेंज नहीं करती है, तो वो जो अवस्था होगी वो उस वस्तु की कौन सी अवस्था होती है? विरामावस्था होती है। ठीक है, और जबकि क्या होता है गति अवस्था में क्या हो जाएगा? वस्तु समय के साथ क्या हो जाती है? अपनी स्थिति को बदलती है, तो उस अवस्था को वस्तु की कौन सी अवस्था बोलेंगे? गति अवस्था कहते हैं। अब यहाँ पे वस्तु समय के साथ अपनी स्थितियाँ चेंज कर रही है और यहाँ पर समय के साथ स्थितियाँ चेंज नहीं करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको विरामावस्था क्या हो जाएगी? वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी वस्तु कौन सी अवस्था में है? विरामावस्था में है। एंड अगर उसका समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो कौन सी अवस्था में होगी? गति अवस्था में होगी। यहाँ पर हम विरामावस्था को एक तरीके से मैं ये बता सकती हूँ, क्योंकि क्या होता है आप पृथ्वी पर रहते हो, तो पृथ्वी खुद गति अवस्था में होती है, विरामावस्था में होती ही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक चीज को कभी भी गति अवस्था को बताने के लिए किसी एक चीज को क्या करते हैं? आप विरामावस्था में मान करके आप उसको गति अवस्था में बता सकते हैं। जैसे कि आप एक नॉर्मली देखेंगे कि जो आप रेलवे ट्रैक होता है उस पर अगर दो रेलगाड़ियाँ चलती हैं,
क्या होता है, दो रेलगाड़ियां एक समय पर पटरी पर चले तो एक रेलगाड़ी जो होगी, एक रेलगाड़ी में बैठे यात्री दूसरी रेलगाड़ी में बैठे यात्री के सापेक्ष विरामावस्था में होते हैं, विरामावस्था में होते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि हम दो रेलगाड़ियाँ चल रही है आपकी, तो उन दो रेलगाड़ियाँ क्या हुए, एक ही समय पर पटरी पर चल रहे हैं, तो दोनों रेलगाड़ियों में जो यात्री बैठे हैं आपके, वो एक दूसरे के प्रति ऐसा लगता है कि एक रेलगाड़ी चल रही है, दोनों ही एक दूसरे के सापेक्ष क्या होते हैं, विरामावस्था में होते हैं। तो आपके जब अगर एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री दूसरी रेलगाड़ी में बैठे यात्री को देखता है तो वो ये सोचता है कि यार ये विरामावस्था में, यानी ये ट्रेन क्या है, रुकी हुई है, ठीक है। तो जबकि वो ट्रेन क्या होती है, रुकी हुई नहीं रहती, वो साथ में चल रही होती है, एक ही समय पर एक ही ट्रैक पर, एक ही ट्रैक पे तो नहीं, मतलब दोनों जो पटरियां होती है, जैसे ये एक पटरी और ये एक पटरी और इस पे भी आपकी एक ट्रेन चल रही है और इस पे भी एक ट्रेन चल रही है, तो यहाँ से आप देखोगे तो ये स्थिर दिखेगी और अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो ये स्थिर दिखेगी। तो आप जब भी कंपेयर करेंगे आपको गति अवस्था कब पता चलेगी, जब या तो इसकी क्या हो जाए, गति तेज हो जाए, या इसकी गति धीमी हो जाए, या इसकी गति तेज हो जाए, यानी आप कंपेयर करते हो तब जाकर के ही आपको क्या गति अवस्था के बारे में पता चलता है। अगर ये दोनों ही क्या होगा, सेम गति से चलेंगे तो इनकी दोनों के सापेक्ष ही एक दूसरे के सापेक्ष क्या होते हैं, विरामावस्था में होते हैं, जबकि विरामावस्था में नहीं होते हैं। तो इसलिए हम जो अब आप यहाँ पे पृथ्वी पर आप किसी भी चीज को गति अवस्था में देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी को विरामावस्था में मानकर उस पर छोटे छोटे बिंदुओं के आधार पर आप उसको क्या, उस पर क्या बताएंगे, गति अवस्था को बताते हैं। इसलिए आप शुद्ध गतिकी में क्या पढ़ेंगे, छोटे छोटे बिंदुओं के बारे में, उनकी गति के बारे में पढ़ेंगे, उनके बीच में जो जो चीजें मेंशन होती हैं वो चीजें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन तो हो गई आपकी विरामावस्था एंड गति अवस्था। अब अपन पढ़ेंगे क्या आ जाएगा आपका, दूरी एंड विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, ये मैंने आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, आप किसी भी दो बिंदुओं के बीच में अगर वस्तु को ले जा रहे हैं तो उस वस्तु को ले जाए गए रास्ते की जो लंबाई होगी वो आपकी क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है इसका, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, ठीक है। तो ये रास्ते पर डिपेंड करती है कि आप रास्ता कौन सा ले रहे हो। अगर आप रास्ता छोटा लोगे तो लंबाई उसकी जो दूरी हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी, अगर आप रास्ता बड़ा ले लेते हो तो उसकी जो दूरी है वो बड़ी हो जाती है। यानी आप अगर कोई भी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप इसकी दूरी निकालेंगे तो आप या तो आप ऐसे जाओ तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी इस रास्ते की वो दूरी हो जाएगी, या फिर आप ऐसे घुमा करके कैसे भी जाओगे तब भी ये जो दूरी हो जाएगी आपकी, इसकी लंबाई, इस पथ की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी दूरी होगी। अब दूरी तो क्या हो रहा है, जैसे ही आप इसके रास्ते चेंज करते हो तो दूरी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और ये क्या होगी, स्केलर राशि होगी, यानी अदिश राशि होती है। और इसे आप किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे एस द्वारा या फिर डी द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि मैं अभी आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड आता है आपका विस्थापन।
डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफकोर्स इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। आप क्या करेंगे, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम चली गई दूरी होती है वो विस्थापन होती है। यानी आप क्या करेंगे, अब उसका पथ कुछ भी है, ए और बी, आप इसके पथ कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी न्यूनतम दूरी है, यानी स्ट्रेट पथ ही आपका क्या होता है, विस्थापन कहलाता है। यानी आप स्ट्रेट पथ पे अगर आप चलते हो तो उस पथ की लंबाई आपकी विस्थापन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट पथ की लंबाई नहीं है, यहाँ पर आप कोई सा भी पथ यूज करो उस पथ की लंबाई क्या हो जाएगी, दूरी हो जाती है। और यहाँ पर आप स्ट्रेट जो रास्ता है वो जो दूरी तय करता है वही आपका क्या होता है, विस्थापन होता है। न्यूनतम दूरी हमेशा आप स्ट्रेट लाइन से ही बताते हैं। तो जो यहाँ पर स्ट्रेट पथ आता है और इसे एस वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक्स वेक्टर इसलिए करेंगे क्योंकि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको आप वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर लेते हैं, डिफरेंस बता देती हूँ मैं। कुछ डाउट्स तो यहीं पे क्लियर हो गए इनकी। आप डेफिनेशन भी इसके डिफरेंस में लिख सकते हैं एंड और भी बहुत सारे डिफरेंस है जो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। और इसके जो डिफरेंस है वो देखेंगे आप, दूरी और विस्थापन में अंतर। इसके क्वेश्चन बनते हैं तो प्लीज आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम दूरी और विस्थापन होता क्या है, मतलब उसके अंदर डिफरेंस क्या क्या होते हैं, और इसके साथ साथ में इसमें सिमिलैरिटी क्या क्या हो जाएगी वो भी मैं बता देती हूँ। किसी पथ की तय की गई कुल लंबाई क्या कहलाती है, आपकी दूरी कहलाती है। पथ की कुल लंबाई क्या होगी, दूरी होगी। और जबकि यहाँ पर क्या हो जाता है, पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, विस्थापन कहलाती है। तो आप इसकी डेफिनेशन वो तो ऑफकोर्स लिखनी है। अगर आप इसमें यहाँ पे अंतर में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि पथ की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, दूरी हो जाती है, और पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन होती है। अब देखेंगे ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी होती है और ये सदिश क्वांटिटी होती है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं इसमें केवल परिमाण होता है, क्योंकि स्केलर राशि है तो स्केलर है तो इसमें सिर्फ परिमाण होगा, दिशा की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। जबकि यहाँ क्या हो जाता है, विस्थापन में इसमें परिमाण और दिशा दोनों की ही होते हैं। यानी आप सिर्फ परिमाण से विस्थापन को बता नहीं पाते हैं, इसमें आपको दिशा भी बताने की ज़रूरत होती है। इसके बाद यहाँ दूरी जो देखेंगे आप, क्या होता है, दूरी हमेशा ही धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसको आप नेगेटिव नहीं कर सकते। जबकि विस्थापन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है एंड शून्य यानी जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो विस्थापन की तो तीनों वैल्यूज हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जबकि जो आपकी दूरी है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। तो आप कभी भी अगर कोई डिस्टेंस आपको या कुछ भी दिया हो तो वो अगर नेगेटिव दिया है तो आप उसको विस्थापन बताएंगे, और अगर पॉजिटिव दिया है तो ही आप उसको दूरी बताएं, वरना और नहीं बताएंगे। और अगर पॉजिटिव है प्लस उसके साथ डायरेक्शन दी है तो आप उसको विस्थापन ही बताएंगे। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंस को ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद हम आगे के और इसके डिफरेंसेस देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे जो आपकी दूरी का फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये चाल पे डिपेंड भी करती है और समय पे डिपेंड तो दोनों ही करते हैं, ये चाल पे डिपेंड करेगी। और यहाँ पर इसको आप हैं किससे डिनोट करते हैं, इसे डी या एस से प्रदर्शित किया जाता है। काफ़ी जगह पे डी से करते हैं और काफ़ी जगह पे एस से सिंपल से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। जबकि यहाँ क्या हो जाता है, आपका विस्थापन वो उसका फॉर्मूला हो जाता है वेग इंटू समय, इसे एस वेक्टर से डिनोट करते हैं एंड एस वेक्टर इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम।
ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे ये किस पे डिपेंड करेगी, इसके वेग और समय पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो विस्थापन है उसको एस वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये तो मैंने पहले इसकी डेफिनेशन में भी बताया। अब एक 6 पॉइंट है कि जो दूरी है वो पाथ पर निर्भर करती है, यानी आपका पथ कैसा है। अगर आपका पथ अलग अलग है तो उस पर दूरी भी क्या हो सकती है, बदल जाती है। क्योंकि जो विस्थापन है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ कहाँ पर निर्भर करेगा, उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पे निर्भर करता है, अंतिम या प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करता है। यहाँ पर आप इसका पथ कोई भी ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की जो बीच की जो डिस्टेंस हो जाती है आपकी, वो विस्थापन पर डिपेंड होती है। ठीक है, तो विस्थापन कहलाती है। तो आप इसको क्या करेंगे, इनमें देख लेंगे आपकी क्या क्या डिफरेंस है और ये याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपके इसमें सिमिलैरिटी क्या है। तो मैं इसके जो डिफरेंस है उसमें ही एक दो ही सिमिलैरिटी है कि जो आपकी दूरी और विस्थापन का परिमाण सेम हो सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ पे इनका परिमाण क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन ये सेम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या पता आपकी दूरी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में आपका विस्थापन हो रहा है, तो परिमाण सेम हो सकता है, लेकिन दिशा, अगर दिशा है ही नहीं तो वो इस दूरी हो जाएगी, और अगर आपकी दिशा है तो वो विस्थापन हो जाएगी। तो इनका परिमाण सेम हो सकता है, तो ये एक सिमिलैरिटी है इसके अंदर। ठीक है, और दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, ये भी एक सिमिलरिटी है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है, और प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय चैनल। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।